हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुवर्ग में। तो आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फ्लेमिंगो से फर्स्ट लेसन करेंगे और फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर हैं अल्फांसो डॉडल, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, वो बेस्ड है फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दिनों के बारे में बताता है, जब फ्रांस को प्रूशियन आर्मी ने डिफीट कर दिया था और किस तरीके से फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे अल्सेस एंड लॉरेन, वो प्रूशियन आर्मी ने वो अपने हाथ में ले लिए थे। तो अब वहाँ पर क्या क्या चेंजेस करेगी प्रूशियन आर्मी, जैसे स्कूल्स में या फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या वो चेंजेस करेगी, ये हम इस लेसन में देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे पर इंडिया पर कॉलोनीज फॉर्म करी थी तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस कर दिया था, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल लेकर आ गई थी और उनका कहना था कि वो हमको सिविलाइज्ड करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के अल्सेस एंड लॉरेन, अब ये प्रूशियन आर्मी के हाथ में चले गए हैं और वो यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स क्या रहेंगे। फ्रांस जो कि स्कूल गोइंग बॉय है, फिर एम हेमिल जो कि टीचर हैं, फिर ओल्ड हॉजर है और कुछ प्रूशियन सोल्जर्स। ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो लास्ट लेसन में रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल एडुवर्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन हिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो I started यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, वो स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया था उस सुबह और वो इस डर में था कि आज तो पक्का डांट पड़ेगी, क्योंकि एम हेमिल जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे क्वेश्चन करना है पार्टिसिपल्स, यानी जो हमारा टेंस का टॉपिक होता है ना पार्टिसिपल्स, तो वो आज उसका टेस्ट होगा क्लास में और ये लेट हो गया। तो इसलिए डर में था कि आज टीचर से पक्का डांट पड़ने वाली, क्योंकि मुझे तो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं आता। तो थोड़े पल के लिए वो ये भी सोच रहा था कि बंक मार लेता हूँ, यानी ही वॉज इन अ मूड टू स्पेंड हिज डेज आउट ऑफ डोर्स। तो उसका मूड क्या आ रहा था, बंक मारने का मन कर रहा था। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड दैट बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और उसका मन हो रहा था कि पूरा पूरा दिन वो बाहर बिता दे, वो क्लास अटेंड ही ना करे, स्कूल ही ना जाए। और वो देख पा रहा था कि प्रूशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, जैसे अपनी ड्रिलिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं आर्मी वाले सोल्जर्स, बिल्कुल वैसे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब वो टाउन हॉल से गुजरता है तो वो देखता है भीड़ है, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, जैसे नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस लगा हुआ है और भीड़ है। एंड फॉर द लास्ट 2 years जितनी भी बैड न्यूज़ आती है वो इस नोटिस बोर्ड से आती है। तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है, यानी ये जानता है कि अगर बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लगा है तो इसका मतलब जितनी भी खराब न्यूज़ है वो इस बुलेटिन बोर्ड से हमको मालूम चलती है। लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एवरीथिंग। So I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो अब बिना रुके उसको लग रहा था कि बस क्या चीज़ हो सकती है, आज क्या है, आज कौन सी बुरी खबर दे सकता है ये बुलेटिन बोर्ड। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." और जैसे ही जल्दी जल्दी चल रहा था तो जो ब्लैकस्मिथ होता है, वॉशर, वो यहाँ पर अपने अप्रेंटिस के साथ होता है। अप्रेंटिस होते हैं जो काम सीखते हैं, जो काम सीखने वाले होते हैं, यानी कि जो न्यू होते हैं और वो भी काम सीखते हैं, तो उनको अप्रेंटिस कहते हैं। और वो बुलेटिन पढ़ रहा था
और वो चीख कर इस बच्चे को बोलता है, फ्रांस को बोलता है कि तुम क्यों भाग रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, इतना जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. फ्रांस सोच रहा था कि शायद ये मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी करता है। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यानी हर रोज़ की सिचुएशन को बता रहा है। हर रोज़ क्या होता है, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा हसल बसल होती है, स्ट्रीट्स पर होता है, बच्चे आते हैं, बच्चे जा रहे हैं, डेस्क खुलने की बंद करने की आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चे अपने लेसन्स रिपीट कर रहे होते हैं, टीचर जो होते हैं वो रूलर यानी पहले टाइम में क्या होता है, पहले टाइम में तो पिटाई अलाउड थी ना, बच्चों को मारा जा सकता था, है ना। अब तो बिल्कुल बंद हो गया है, बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन पहले टाइम में तो टीचर स्केल रखती थी हाथ में, और जैसे ही कोई गलती करी सीधा स्केल पड़ा, तो टीचर के हाथ में रूलर रहता था, तो रूलर को वो टेबल पे रैप कर रही हैं और ये सारी चीज़ें होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज का दिन क्या हो गया पता नहीं, कुछ भी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल सब शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इसने प्लान बनाया था क्योंकि ये लेट था, तो उसने सोचा था ये जितना भी हल्ला गुल्ला हो रहा होगा मैं उसी बीच में चुपके से निकल जाऊंगा, लेकिन उस दिन तो इतना सब कुछ शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो। कमोशन मतलब होता है शोरगुल, यूनाइसन का मतलब एक सुर में, जैसे पहले करते थे ना, रट्टा लगाते थे टेबल्स का, जैसे आप सरकारी स्कूल में चले जाओ वहाँ पर क्या होता है, पहाड़े टेबल्स याद करते हैं बच्चे, टेबल्स रिपीट करते हैं, तो बिल्कुल एक स्वर में करते हैं, सब एक साथ बोल रहे होते हैं। तो यूनाइसन मतलब एक साथ बोलना और कमोशन मतलब शोरगुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, उसने ये प्लानिंग करी थी, लेट हो गया, वो इसी शोरगुल में निकल के बैठ जाएगा, लेकिन उस दिन तो सब कुछ शांत था जैसे कि संडे की सुबह। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो विंडो से उसने उसके अपने सहपाठियों को देखा, क्लासमेट्स को देखा कि वो तो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, और जो टीचर हैं एम हैमल वो अप एंड डाउन यानी अपने रूलर को आर्म्स में रखे हुए हैं और ऊपर से नीचे इस तरीके से आ जा रहे हैं। आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो अब उसको सबके सामने डोर खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा, वो लेट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, यहाँ पर उसको शर्म आ रही तो डरा भी हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना उसकी डांट ही नहीं पड़ी, एम हैमल ने कुछ भी नहीं बोला, उनको देखा और उसके टीचर ने बोला कि अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. और जैसे ही वो बेंच पर बैठता है उसका ध्यान जाता है कि आज जो मेरे टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना है, फ्रिल्ड वाइट शर्ट पहनी है, फ्रिल्स होते हैं जो शर्ट में, और ब्लैक कलर की सिल्क वाली कैप लगाई हुई है, उस पर एम्ब्रॉयडरी है। वो कभी नहीं पहनते हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन वाले डे पर पहन कर आते हैं और प्राइज गिविंग सेरेमनी वाले दिन पर वो पहन कर आते हैं। आज उन्होंने कैसे पहनी, आज तो कुछ भी नहीं है, ना आज इंस्पेक्शन है ना आज प्राइज डेज हैं, तो आज उन्होंने कैसे पहन ली, और वो हैरान हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आज बिल्कुल भी यूजुअल मॉर्निंग नहीं थी फ्रांस के लिए। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट
was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहा करती थी वहाँ पे विलेज पीपल बैठे थे बहुत शांति से। नहीं तो बैक बेंचर्स कैसे होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं। जितने भी नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में वो बैक बेंचर्स होते हैं, है ना, और वो पीछे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज बैक बेंचर्स कौन हैं? यहाँ पर आज विलेज पीपल हैं, गांव के लोग जो कि पीछे बैठे हैं और बहुत शांति से बैठे हैं। कौन कौन है? ओल्ड हॉजर जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी है, फॉर्मर मेयर। ओल्ड हॉजर कौन थे? पुराने मेयर। पुराने क्यों? क्योंकि अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स प्रूशियन आर्मी के हाथ में चले गए हैं, तो मेयर तो होंगे नहीं अब। फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। तो ओल्ड हॉजर थे, फॉर्मर मेयर और पुराने पोस्टमास्टर और कुछ दूसरे भी लोग थे जो कि बैक बेंचेस पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब बहुत ही उदास थे। हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, वो अपने पुराना कोई प्राइमर लेकर आए थे और वो चश्मा पहनकर घुटने पर उसको रखकर आराम से बैठा। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, "My children, this is the last lesson I shall give you." और बहुत ही धीमे स्वर में एम हेमिल ने बहुत ही धीमे स्वर में क्या बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको देने वाला। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और ऑर्डर आया है बर्लिन से। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी, कैपिटल। और जो भी हमारी ऑस्ट्रिया थी, पुराना जो प्रूशिया थी, जब ये सेपरेट नहीं हुए थे तो यहाँ पर भी जर्मन का ही रूल था और यहाँ पर भी जर्मनी बोली जाती थी। तो ऑर्डर क्या आया था कि अब से एल्सेस और लॉरेन ये दोनों डिस्ट्रिक्ट थे जो प्रूशिया के पास चले गए थे और यहाँ पर अब जर्मन सिखाई जाएगी। और ये लोग फ्रांस के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली इनके पास फ्रेंच भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी फ्रेंच होगी, सारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच में यूज़ करते होंगे। लेकिन अब ऑर्डर आ गया है कि स्कूल्स में जर्मन से ही पढ़ाई होगी। जैसे हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई थी तो क्या हो गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई होगी। तो हमारे गुरुकुल्स और मदरसास बंद कर दिए गए थे काफ़ी हद तक। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और वो बताते हैं कि नया मास्टर जो होगा, क्योंकि इनको तो जर्मनी आती नहीं होगी, तो जो नया टीचर होगा वो कल से आएगा और आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अटेंटिव रहिएगा। What a thunderclap these words were to me। और ये जो वर्ड्स थे जो भी एम हेमिल ने इन सभी को बोला, ये एक तरीके से शॉकिंग था सभी के लिए, फ्रांस के लिए। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall। अब उसको समझ में आया कि टाउन हॉल में जो नोटिस बोर्ड लगा था उसमें क्या न्यूज़ थी, यानी कि उसमें यही न्यूज़ थी कि ऑर्डर आ गया है कि अब हमेशा स्कूल्स में जर्मनी सिखाई जाएगी। My last French lesson, why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar। अब फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया है और वो हैरान है, कहता है मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैंने क्यों, अभी तो मैं लिखना भी नहीं सीखा हूँ ढंग से और मैं अब कभी सीख भी नहीं पाऊँगा, इसका मतलब आज लास्ट होगा, आज के बाद मैं कभी अपनी
फ्रेंच यानी मेरी मातृभाषा नहीं सीख पाऊंगा। और वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि वो कभी अपने लेसन्स याद नहीं करता था और हमेशा बंक मार दिया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अभी तक जो किताबें, बैग, सारी चीज़ें उसको भारी लगती थी, अब उन किताबों से और अपनी सारी चीज़ों से उसको प्यार हो गया और कह रही तो मेरे पुराने दोस्त हैं। ग्रामर की बुक, हिस्ट्री, ये सब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड एम हेमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और सबसे बड़ी बात, जो टीचर हैं ये सोचकर कि ये कल से नहीं आएंगे, कल से न्यू टीचर आ जाएगा, मैं इनको कभी देख नहीं पाऊंगा, वो सोचकर भी फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसको एम हेमिल के रूलर से भी डर नहीं लग रहा और ये भी नहीं महसूस हो रहा कि एम हेमिल जो उसकी टीचर है वो कितने क्रैंकी हैं। होते हैं ना, मतलब बच्चे टीचर्स को क्या करते हैं, अरे ये टीचर तो ऐसे हैं, वो टीचर वैसे हैं। तो लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो है अब वो बहुत ज़्यादा शॉक फील कर रहा है और बुरा भी लग रहा है कि अब मैं एम हेमिल को कभी भी नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, बड़ी सिंपैथी हो रही है एम हेमिल के साथ। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और अब उसे समझ में आया कि लास्ट लेसन, आज लास्ट लेक्चर ये हमारे लिए लेने आए हैं और इस वजह से आज उन्होंने ये वाले अपने कपड़े पहने हैं जो वो कभी कभी ही पहना करते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब उसे समझ में आया कि गाँव वासी जो हैं वो हमारी क्लास में बैक बेंचेस में क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू that they had not gone to school more. वो भी सॉरी फील कर रहे हैं कि वो कभी इतना स्कूल नहीं गए। And it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. और ये जो गांव वाले हैं ये अपने तरीके से एम हेमिल को थैंक बोलने आए हैं, थैंक यू करने आए हैं कि किस तरीके से एम हेमिल ने ईमानदारी से 40 वर्षों तक यहाँ पर जॉब करी, बच्चों को पढ़ाया और अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए यहाँ पर आए और कंट्री के प्रति भी रिस्पेक्ट देने आए हैं। क्योंकि अब ये जो भाषा है फ्रेंच भाषा, ये अब उनकी नहीं रही, उनकी जो आइडेंटिटी है मातृभाषा उनसे छीन ली जाएगी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब वो यही सब सोच रहा था, लेकिन उसका नाम बुलाया जाता है और अब उसकी बारी होती है पार्टिसिपल्स रिसाइट करने की और वो सोचता है कि मैं एक सुर में सारे बिल्कुल लाउड और क्लियर सही बोल दूंगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करूंगा, लेकिन उससे मिस्टेक हो जाती है। पहले के ही कुछ शब्दों में मिस्टेक हो जाती है और उसका वो खड़ा का खड़ा रह जाता है वहीं पर और उसका दिल धक धक करने लगता है और वो डर के मारे ऊपर भी नहीं देखता। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. M. Hamel उसको प्यार से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम खुद बुरा मानोगे। देखो कैसे। हर दिन मैं तुमसे बोलता था कि तुम इसको याद कर लो और तुम लोग यही कहते थे कि हम कल याद कर लेंगे। और देखो आज क्या दिन आ गया। कल अब कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कल कोई नया मास्टर आएगा और वो नई भाषा सिखा रहा होगा। हमारी मातृभाषा हम नहीं सीख पाएंगे। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow, and now those fellows
out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? एल्सेस के रहने वाले थे ये लोग, तो वो एम हेमिल उनको बोलते हैं कि देखो, हमेशा तुम लोग अपनी लर्निंग को टुमारो हम कल कर लेंगे, हम कल सीख लेंगे, ये काम हम कल कर लेंगे, ये बोल बोल के तुम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। और अब जो नए आएंगे, जो रूल कर रहे हैं अब हम पर, प्रूशियन आर्मी, वो हमको किस तरीके से ताना मारेंगे कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम्हें तो अपनी भाषा में लिखना बोलना भी नहीं आता। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, गलती हम सब की है, हम सबको रिट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो यहाँ पर एम हेमिल बताते हैं कि पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है, बहुत लोगों की इसमें गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने कभी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त नहीं करी, उन्होंने तुमको कभी काम पर भेज दिया, कभी फार्म पर भेज दिया, कभी मिल्स पर भेज दिया, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा मनी आ सके। फिर एम हेमिल कहते हैं गलती मेरी भी है, मेरे को भी ब्लेम करो, क्योंकि मैंने भी तो अपने गार्डन में तुमको भेजा है कितनी बार कि मेरे फूलों में पानी दे आओ, मेरे गार्डन में जाके वाटरिंग करे आओ। मैं ये भी तो कह सकता था कि तुम अपने लेसन्स याद कर लो। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और वो कहते हैं कि जब मुझे कभी फिशिंग पे जाने का मन करता तो मैं स्कूल की छुट्टी कर दिया करता था। तो वो अपने को भी ब्लेम कर रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language. और एक के बाद एक करके वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते चले जाते हैं। क्या बताते हैं? That it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि ये वर्ल्ड की मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और लोगों को इसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और अगर एक भाषा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपस में लोगों को बांध कर रखती है, चाहे हम पर कोई भी रूल कर ले, अगर हमने अपनी मातृभाषा खुद से छोड़ दी तो हम खुद से ही अपने आप को गुलाम करवा लेंगे। फिर वो ग्रामर का एक लेसन खोल के पढ़ने लगते। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. आज उसे हर एक शब्द समझ में आ रहा है। किसको? फ्रांस को। वो कह रहा है इतना अच्छा मुझे कभी समझ में नहीं आया और शायद इतना अच्छा मैंने कभी ध्यान से सुना भी नहीं और इतना अच्छा एम हेमिल ने इतने धैर्य के साथ कभी पढ़ाया भी नहीं। तो आज उसको पढ़ाई करने में यानी लास्ट लेसन पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुअर मैन अपना सब कुछ दे के जाना चाहता है और जितना भी उसको आता है वो सारा का सारा एक बार में, आज आखिरी बार में हमको सब कुछ सिखा देना चाहता है। After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग में लेसन स्टार्ट किया। एम हेमिल न्यू कॉपीज लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और ब्यूटिफुली उसमें क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस कंट्री और एल्सेस निवासी थे ये। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये जो छोटी छोटी कॉपीज थी वो कैसी लग रही थी? लाइक फ्लोटिंग फ्लैग्स,
छोटे छोटे फ्लैग्स जो कि पूरे स्कूल रूम में थे, क्योंकि हर किसी को ये छोटी न्यू कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करी गई एम हेमिल के द्वारा। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ बच्चे जो पेन चला रहे थे पेपर पे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. और जो छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, उन्होंने भी किसी आसपास में जो भी कुछ भी हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने काम में लगे रहे। On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और pigeons के कू करने के बाद फ्रांस अपने मन ही मन सोचता है, क्या ये जानवर जो होते हैं, पशु पक्षी जो हैं, क्या वो भी जर्मन में गाएंगे, क्या वो भी जर्मन बोलेंगे, ये पिजन्स भी जर्मन में बोलने लगेंगे कल से। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब भी वो लिखते लिखते एम हेमिल की तरफ देखता तो देखता कि जो टीचर हैं एम हेमिल वो मोशनलेस बिल्कुल स्टिल अपनी चेयर पर बैठे हैं और एक के बाद एक उस छोटे से कमरे की हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, मानो कि वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से चले जाएंगे और उन्होंने 40 साल तक यहाँ पर पढ़ाया। For 40 years he had been there in the same place. आउटसाइड द विंडो उनका गार्डन है और उसकी क्लास है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ इट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. सिर्फ डेस्क एंड बेंचेस जो हैं वो स्मूथ हैं और जो भी उन्होंने प्लांट करे थे ट्रीज वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। How it must have broken his heart to leave it all. और बहुत तरस आ रहा है फ्रांस को एम हेमिल पर। शुरू में डर लग रहा था, हमेशा डरता था ये अपनी टीचर से, लेकिन अब वो बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहा है, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, बेचारा आदमी, एम हेमिल के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि किस प्रकार से उसका दिल टूट गया कि अब उसे जाना पड़ेगा। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, और ऊपर वाले कमरे में जो एम हेमिल की सिस्टर हैं वो ट्रंक्स पैक करनी है क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़कर जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Babi, Boo Boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. लेकिन आज फ्रांस में बहुत करेज थी और वो एक एक शब्द सुनना चाहता था लास्ट का। राइटिंग लेसन के बाद उन्होंने हिस्ट्री में एक लेसन लिया और छोटे बच्चे जैसे रिपीट करते हैं सारी चीज़ों को, वो रिपीट कर रहे थे। डाउन देयर बैक ऑफ द रूम में जो ओल्ड हॉजर थे, यानी जो गांव वाले जो पीछे बैठे हुए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मर मेयर जो थे हमारे ओल्ड हॉजर वो भी बैठे थे। उन्होंने अपना चश्मा लगाया और प्राइमर हाथ में लिया। प्राइमर जैसे कि हमारे यहाँ नहीं होती थी, स्लेट होती थी, जैसे अभी भी आप सरकारी स्कूल में जाके देखेंगे अब तो कॉपीज़ वगैरह होती है उनके पास, लेकिन पहले स्लेट होती थी और वो उस पर चौक से लिखते थे या फिर खड़िया होती थी उससे लिखते थे। तो वो बिल्कुल उसको उस पर रखकर पढ़ने की कोशिश कर। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। वो रो रहे थे, इमोशन हो गए थे बहुत ज़्यादा, और बच्चों का यानी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको हंसने और रोने का मन हो रहा था और उनको लग रहा था कि ये जो लास्ट लेसन है उन्हें हम हमेशा याद रहने वाला है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक
struck 12. Then the Angelus, at the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. तो जैसे ही 12 बज जाते हैं, प्रूशियन आर्मी ड्रिल कर रही थी, वापस की तरफ आ जाती है, अपनी अपनी जगह पर अपने वापस चले जाते हैं। एम हेमिल खड़े होते हैं, बहुत पेल नज़र आ रहे हैं, बहुत उदास नज़र आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। एम हेमिल खड़े होते हैं, जाने से पहले वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनका गला रूंधा जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाते। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक उठाकर पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा अक्षरों में वो लिख सकते थे तो उन्होंने लिखा Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और खड़े होने पर उन्होंने लास्ट में बस बिना बोले अपने जेस्चर से यानी हाथ के इशारे से बता दिया कि अब स्कूल डिसमिस हो गया, स्कूल ओवर हो गया, आप सभी जा सकते। और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने क्या लिखा था? वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था 12th क्लास एनसीईआरटी फ्लैमिंगो बुक से हमने एक चैप्टर किया द लास्ट लेसन, ये हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं उस डाउट को रिजॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।